आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इस चैप्टर में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले कई प्रकार के अपराधों की बात की गई है। इसमें जो गंभीरतम अपराध हैं, जिसमें आपराधिक मानववध और हत्या, उस पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में 299, 301 और 304 बताया, जो आपराधिक मानववध से संबंधित धाराएं थी। दूसरा जो मेरा वीडियो है वो 300 पर है, जिसमें हत्या के बारे में हमने बात की। आज जो वीडियो है हमारा, वो आपराधिक मानववध और हत्या के अंतर को लेकर है। आखिर इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन है कि आपराधिक मानववध और हत्या में कोई डिफरेंस है तो वो क्या है, वो क्लियर नहीं है। इस बात में वो उलझे हुए हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे आप इससे पहले के दोनों वीडियो, जिसमें हत्या और आपराधिक मानववध को मैंने अलग अलग समझाया है, अगर आप उसे देखोगे तो बहुत हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ बातें आपकी रह गई हैं तो आज मैं उन्हीं धाराओं को बेस लेकर आपको इसमें उनके अंतर को भी स्पष्ट करता हूं। देखिए, आपराधिक मानववध और हत्या आईपीसी में जो बताया गया है वो इंटेंशन को लेकर है और इंटेंशन पर डिपेंड है। अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमें इंटेंशन को बहुत महत्व देना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। आपराधिक मानववध एक फैमिली है, उस फैमिली का एक मेंबर है हत्या। पहले ये बात समझिए। तो फैमिली है और फैमिली का मेंबर है हत्या। आपको बात समझ में आ रही है? अगर फैमिली का नाम, मान लीजिए कोई परिवार है, उस परिवार को आप परिवार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। अब आप बोलो कि यार आप तो, जैसे हमारे परिवार का नाम है पाराशर फैमिली। अब पाराशर फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, उसमें मैं प्रणीत पाराशर, दूसरे भी पाराशर हैं। तो ये बोला जाए कि यार आप तो प्रणीत हो, फिर आप पाराशर कैसे हो? तो भाई पाराशर मेरी फैमिली है और मैं उसमें एक सदस्य हूं, उसका प्रणीत पाराशर। तो इसी तरह से आपराधिक मानववध एक फैमिली है, उसका एक मेंबर है, उसका एक प्रकार है हत्या। ये बात क्लियर समझिए। क्योंकि जनरली हमसे क्लासेस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर दोनों के कंटेंट तो मैं बिल्कुल सेम है। तो सेम होंगे ही, क्योंकि आपराधिक मानववध के कंटेंट जब तक हत्या में नहीं होंगे तो हत्या आपराधिक मानववध कैसे बनेगी? इसलिए हत्या सबसे पहले आपराधिक मानववध है। पर यह आपराधिक मानववध जो हत्या में आता है वो कुछ विशेष प्रकार से किया गया है, इसलिए वो हत्या की श्रेणी में आया। क्लियर हुई बात आपको? तो पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि हत्या भी आपराधिक मानववध है। आपराधिक मानववध जब कुछ किसी विशेष प्रकार से, जो आपको 4 कंडीशन 300 में बताई गई, अगर उनसे उसके अंतर्गत होता है तो माना जाएगा कि वो हत्या है। ठीक, एक बात। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब इंटेंशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको या तो अभियुक्त जानता है या परमात्मा जानता है कि उस समय अपराध करते समय उसका इंटेंशन क्या था। इंटेंशन को जानना विधि और न्यायालयों के लिए एक बड़ी उलझी हुई गुत्थी है, जिसको सुलझाने में उसको कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसी में आपराधिक मानववध और हत्या में लोगों को डाउट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इंटेंशन को हम कैसे जानेंगे। ठीक है, जिस इंटेंशन को सिर्फ अभियुक्त जानता है, परमात्मा जानता है, उसको विधि कैसे जानेगी? उसको हम कैसे जानेंगे? न्यायाधीश कैसे जानेंगे? तो आशय के लिए, इंटेंशन के लिए जरूरी है आप ये देखिए कि अभियुक्त की परिणाम की प्रत्याशा क्या थी। अभियुक्त इस कार्य को करते समय क्या परिणाम चाहता था? ध्यान सुनना मेरी बात, एक एक शब्द पे ध्यान देना कि अभियुक्त किसी भी कार्य को करते समय, किसी अपराध को करते समय उसका रिजल्ट क्या चाहता था, यह इंपॉर्टेंट है। इस पर ध्यान दीजिए। अब दूसरी बात आती है कि हम कैसे जानेंगे? तो हम ये देखेंगे कि अभियुक्त का जो कार्य है और मामले की जो परिस्थितियां हैं वो क्या बताती हैं। इन दोनों चीजों से हम अभियुक्त के इंटेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं विधि के अंतर्गत, हम उसके इंटेंशन तक कैसे पहुंचेंगे ये अलग बात है। आप देखते हो कई मामलों में ऐसा आपने देखा होगा, जिसमें कई आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे जिसमें कोई बात आपको लगती है तो हत्या में आना चाहिए, बड़ी तो आपराधिक मानववध में चली गई। फिर आपको लगेगा आपराधिक मानववध में चाहिए, हत्या में कैसे आ गया? तो ये जो बात है वो हम कैसे समझते हैं, विधि कैसे समझती है? विधि अभियुक्त के द्वारा किए गए कार्य और मामले की परिस्थितियों के आधार पर क्या समझती है
इंटेंशन को समझती है। और इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन होता है अभियुक्त अपने कार्य से क्या परिणाम निकालना चाहता था, उसकी क्या प्रत्याशा थी उसको लेके, ये इंटेंशन है। क्लियर हुई बात आपको? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल के बेसिस पे आप समझोगे कि कैसे न्यायालय ने उसको आपराधिक मानव हत्या में कन्वर्ट किया, या मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में, या कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर में कन्वर्ट किया। ओके, सुनिए, पहला केस है कुशा मांझी वर्सेस उड़ीसा राज्य, 1985 का केस है। इस केस में स्टोरी यह है कि ये मछली पकड़ने वाले थे। मां ने बेटे को कहा कि मछली पकड़ के लाओ, वो नहीं गया। इस पर मां ने खरी खोटी सुनाई। बेटे गुस्सा आया, जो अभियुक्त है उसको गुस्सा आया, और उस आवेश में उसने कुल्हाड़ी निकाली और मां के कंधे पर वार किया। आप फैक्ट समझना, मां के कंधे पर वार किया, जिससे मां मर गई। कोर्ट ने इसको आपराधिक मानववध माना, हत्या नहीं माना। अब मैं उस पॉइंट पे लेके आता हूं कि क्यों आपराधिक मानववध माना। इसमें कोर्ट ने जो 2 पॉइंट निकाले, उसमें था क्या अभियुक्त होने हत्या से पूर्व मृत्यु करने का आशय था? पहली बात तो आंसर आया, सिद्ध हुआ कि इंटेंशन मारने का नहीं था, वध करने से पूर्व इंटेंशन मारने का नहीं था। ठीक। दूसरी बात, क्या यह कोई पूर्व योजना थी जिसके तहत उसने मां का मर्डर किया? वो भी नहीं थी। दोनों बातें जब सिद्ध नहीं हो पाई, अगर ये 2 बातें सिद्ध हो जाती कि मारने से पूर्व उसकी एक योजना थी मां को मारने की, और उसने जो प्रहार किया था वो प्रहार मारने के इंटेंशन से ही किया था, तो ये हत्या होती, फिर आपराधिक मानववध नहीं होता। समझ गए? एक बात। अब देखिए, आपराधिक मानववध और हत्या के अंतर को लेकर आज से नहीं, आईपीसी बनी 1860 में। 1870 में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला निर्णीत हुआ जो सिर्फ आपराधिक मानववध और हत्या के अंतर को लेकर था। यह केस भारत का है, आर वर्सेस गोविंदा का केस है। इस केस में क्या हुआ, अभियुक्त ने 15 वर्षीय अपनी पत्नी को लात मारकर गिरा दिया, फिर उसकी छाती पर बैठकर घुटना टेककर और उसके मुंह पर 2-3 मुक्कों से प्रहार किए। खून बहने लगा, मस्तिष्क से खून बहा, उसकी वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। अब न्यायालय के सामने जब बात पहुंची तो सेशन कोर्ट ने बोला कि ये तो मर्डर है, हत्या है। हत्या के आधार पर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया। अभियुक्त अपील में नहीं गया। जब सेशन कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दिया तो यह मामला सीआरपीसी के अंतर्गत जब हाईकोर्ट में मृत्युदंड की संपुष्टि के लिए पहुंचा, उसकी पुष्टि के लिए पहुंचा, तो न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश जस्टिस मेलविल थे। जस्टिस मेलविल ने जब इस मामले को समझा तो निर्णय कर दिया कि यह भाई हत्या नहीं है, यह तो आपराधिक मानववध है। अब इस पर उन्होंने 2 पॉइंट गिनाए। उन्होंने बोला कि क्या ये जो प्रहार किए गए थे वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त थे? क्योंकि अभियुक्त का आशय मृत्यु करने का नहीं था। पहली बात तो उसका इंटेंशन मारने का नहीं था। लात मारना मारना नहीं है, मुक्के मारना मारना नहीं है। मारना मतलब जान से मारने की बात नहीं है, ठीक है ना? तो एक तो मारने का इंटेंशन नहीं था, और ना ही उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षतियां इस प्रकृति की थी कि वो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस आधार पर बंबई हाईकोर्ट के जस्टिस मेलविल ने इस मामले को हत्या से कन्वर्ट करके आपराधिक मानववध का दोषी ठहराया और मृत्यु दंड की जगह उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी। ये दूसरा केस हुआ। अब मैं ये वो वाले केस आपके लिए लेके आया हूं जिसमें आप डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे केसेस आप पढ़ लेंगे, आपके बुक में भी होंगे, बट ये वो केसेस हैं जिन्होंने डिफरेंस किया। पहला मामला ऐसा था जो बहुत चर्चित हुआ, हत्या और आपराधिक मानववध के अंतर को लेकर। आज भी इस निर्णय को लैंडमार्क माना जाता है और इस पे न्यायाधीश अपना विजन रखते हैं और फिर दंडित करते हैं लोगों को, अभियुक्तों को। अब सुनिए, एक धारा मैं आज फिर डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको 299 में बताई थी, धारा 301। ये जो सेक्शन है 301, उस सेक्शन को विद्वेष अंतरण के सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। अब क्या होता है विद्वेष अंतरण? विद्वेष का मतलब भी इंटेंशन से है, अंतरण का मतलब उसका ट्रांसफर हो जाना। सेक्शन क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। सेक्शन में किस तरह से विद्वेष का अंतरण होता है, इस सेक्शन के अंदर यह लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति यदि अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को, मैं समझा रहा हूं सेक्शन को, इसको क्लियर हम पहले ही कर चुके हैं। यदि अभियुक्त किसी व्यक्ति को मारने का आशय रखते हुए ऐसा कोई कार्य करता है, या ये जानते हुए संभाव्य उसकी मृत्यु हो जाए उसके लिए कोई कार्य करता है,
और जिस व्यक्ति के मारने का आशय रखता है उसकी मृत्यु ना होते हुए एक अन्य ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके लिए ना तो उसका आशय था मारने का और ना ही वो संभाव्य जानता था कि उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, तो विधि में इसको, इस मृत्यु को जिसके लिए इसका इंटेंशन ही नहीं था, उसको आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा गया। अब आप सोचिए कि इंटेंशन उस आदमी को मारने का नहीं था, तो तीन बातें हो सकती हैं, भूल से हुआ हो, दुर्घटनावश हुआ हो, या परिस्थितिवश ऐसा हुआ हो। ठीक है, तीन चीजें हो सकती हैं। इन तीन चीजों में भी हुआ तो किसी मानव का वध, वो जो कार्य था वो किसी को मारने का तो था ना, वो ना मरते हुए अन्य व्यक्ति मर गया। इंटेंशन तो मारने का था, जिसको मारना चाहते वो नहीं मरा, दूसरा मर गया, तो इसको उन्होंने आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा। ठीक है ना, ये है विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत। ठीक है ना, अब मैं आपको इस पे एग्जांपल देता हूं, कुछ ध्यान सुनना। मैं दो एग्जांपल दूंगा, दोनों से आपको बात क्लियर हो जाएगी। एक तो हमने जब हम गंभीर अचानक प्रकोपन कल पढ़ रहे थे 300 सेक्शन के अंतर्गत, उस सेक्शन में एक एग्जांपल आया कि ए ने बी को प्रकोपित किया, गंभीर अचानक प्रकोपन के आवेश में आके बी ने ए के पुत्र सी की हत्या कर दी, वध कर दिया। अब यहां ए के पुत्र सी का वध कर दिया, शिशु का पुत्र जो भी है, शिशु का वध कर दिया, यहां इस मामले में हत्या माना गया। क्यों? क्योंकि जिसने प्रकोपन दिया उसका वध नहीं किया गया, पहली बात। जिसने प्रकोपन दिया उसका वध नहीं किया गया। ठीक है, दूसरी बात, इंटेंशनली उस शिशु का वध किया गया है, उसकी मृत्यु की गई है, इसलिए इसको हत्या की श्रेणी में रखा गया। समझ गए? यही कार्य, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, 301 के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। ए और बी के बीच में मारपीट चल रही है। ए ने बी पर प्रहार किया, जिससे कि उसकी तलवार से प्रहार किया उसकी गर्दन की तरफ, और पूरा उसका आशय था कि इस कार्य से मैं उसको मार दूंगा, मारने का आशय था, संभाव्यता की मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच में एक सी नाम का व्यक्ति बीच बचाव करने के लिए आया और उसकी गर्दन कट गई, भूलवश, दुर्घटनावश। ओके, 301 का एग्जाम्पल। इसको हत्या नहीं माना गया, इसको आपराधिक मानववध माना गया। तो ये जो डिफरेंस है, आप जब इनको पकड़ने लगोगे तो इन दोनों के में डिफरेंस क्लियरली दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा कि कहां आपराधिक मानववध होता है, कहां हत्या होती है। 301 मैंने आज इसलिए डिस्कस किया, वैसे मैं इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध हत्या है या आपराधिक मानववध, यह किस पे निर्भर करता है? ये आशय पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये उसके ज्ञान पर निर्भर करता है कि अभियुक्त उस व्यक्ति की मृत्यु करना चाहता था, उसका आशय और ज्ञान से वो युक्त था। ये बातें आप देखोगे, उसके बाद आप समझोगे कि वो हत्या है या वो आपराधिक मानववध। करेक्ट? कोई और डाउट होंगे तो हम कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि वीडियो में मुझे आज के टॉपिक के साथ में दो दंड भी पढ़ाने हैं, 302, 303 और 304 में पहले पढ़ा चुका हूं, जो आपराधिक मानववध के लिए। आपराधिक मानववध के लिए पनिशमेंट 304 में है, किसी भी प्रकार का आपराधिक मानववध। फिर आप बोलोगे कि सर 302 और 304 इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई सिंपल सी बात, ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की श्रेणी में आता है 302 में पनिशमेंट है, ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है 304 में दंड की व्यवस्था। बहुत सिंपल। इसलिए 304 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसे वापस दोबारा नहीं समझाना चाहता, आप उसमें देखें, आपको क्लियरली समझ में आएगा 304। अब 302 की बात करते हैं। 302 में लिखा है जो कि हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब मृत्यु या आजीवन कारावास, हत्या का दंड, तो क्या मृत्यु दंड दिया जाता है न्यायालय द्वारा, उसकी संवैधानिकता ठीक है? क्या वो संवैधानिक है? यह मामला सबसे पहले बचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में उठाया गया। न्यायालय के सामने यह प्रश्न रखा गया कि जो मृत्युदंड न्यायालय देती है, विधि के अनुसार जो मृत्युदंड दिया जाता है, क्या वो आर्टिकल 14, संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता? ऐसा प्रश्न था। तो न्यायालय ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया कि मृत्युदंड दिया जाना 302 के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, 14 और 21,
अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह बात एक हो गई, ठीक है ना। इसी बात को मानते हुए फिर एक और केस हुआ, मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1983 में। भजन सिंह का 1982 में हुआ। एक साल के बाद यह निर्णय दिया गया और उक्त सिद्धांत को मानते हुए न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास, उसमें एक न्यायालय ने एक सूत्र बना दिया कि आजीवन कारावास को क्या माना जाना चाहिए, एक नियम माना जाना चाहिए, और आजीवन कारावास को नियम माना जाना चाहिए जबकि आजीवन कारावास को एक नियम है और मृत्युदंड उसका एक अपवाद है। इसका मतलब यह हुआ कि जनरली जब इस तरह के मामले आते हैं तो न्यायालय को कोशिश करनी चाहिए कि उसमें आजीवन कारावास दे, ये नियम हो आजीवन कारावास देने का, अपवादिक स्वरूप पर मृत्युदंड दिया जाए। यही बात एक साल पहले बचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में 1982 में कही गई कि विरल से विरलतम मामलों में मृत्युदंड दिया जाए। ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इस हत्या और ये जो आपराधिक मानववध है और उसके दंड को लेकर। मान लीजिए एक आदमी ने, अभियुक्त ने किसी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पागल हो गया, हत्या करने के बाद वो पागल हो गया, तो क्या न्यायालय में, क्या सरकार से उसके मृत्युदंड के लिए, मृत्युदंड से बचाने के लिए निवेदन किया जा सकता है? यह प्रश्न सबसे पहले जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में आया। इस मामले में न्यायालय के समक्ष प्रश्न आया कि भाई हत्या करने के बाद अभियुक्त पागल हो गया, तो क्या इसका एग्जीक्यूशन के लिए अब क्षमा की बात या फिर उसको कम करने की बात की जा सकती है, उसका निवेदन किया सकता है? तो न्यायालय ने इसमें कहा कि निष्पादन कराना न्यायालय की अधिकारिता से परे है। क्यों भाई? क्योंकि इसके पहले एक मामला हुआ था अमृत भूषण गुप्त वर्सेस भारत संघ का। उसमें न्यायालय ने कहा था कि यदि विधि किसी बात का निषेध नहीं करती है, अगर विधि किसी बात का निषेध नहीं करती, विधि मना नहीं करती है, तो न्यायालय भी उस बात के लिए मना नहीं कर सकते, न्यायालय भी उस बात के लिए निषेध नहीं कर सकते हैं। इस बात को आधार मानते हुए जगमोहन सिंह के मामले में कोर्ट ने कहा कि भाई एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास अधिकारता नहीं है, किसका एग्जीक्यूशन होगा, माफी दी जाएगी कि क्या होगा। ठीक, ये कुछ अलग से कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, 303, जो वर्तमान में आईपीसी में नहीं है। ये कब से आईपीसी में नहीं है ये भी हम बात करेंगे और क्यों नहीं है इसकी बात करेंगे। 303 में आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर दी अगर अभियुक्त, तो उसके लिए पहले मृत्युदंड, सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड का प्रावधान था। इस बात को 1983 में चैलेंज किया गया, कोर्ट के सामने बात लाई गई कि साहब ये अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत समानता का अधिकार और प्राणों जीवन की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत ये असंवैधानिक है। कोर्ट ने इस बात को माना और तब से केस का नाम था, मैं केस का नाम आपको बताता हूं, मिट्टू वर्सेस पंजाब राज्य, 1983 का केस है। उसमें न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय उस न्यायपीठ ने निर्णय दिया और कहा क्योंकि इसके अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाना एक अनिवार्य दंड है, जबकि उसी तरह के अन्य दंड और भी हैं। इसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना 121, उसमें मृत्युदंड आजीवन कारावास है। हत्या में आजीवन कारावास मृत्युदंड है 302 में। डकैती के सहित हत्या करना, हत्या से डकैती करना 396, उसमें भी मृत्युदंड के साथ में आजीवन कारावास है। सैनिकों में विद्रोह का दुष्प्रेरण करना, इसमें भी 132 आईपीसी, इसमें भी आजीवन कारावास और मृत्युदंड है। तो फिर ये एक धारा एकमात्र पूरी आईपीसी के अंदर ऐसी क्यों बनाई गई जिसमें आजीवन कारावास है ही नहीं, सिर्फ मृत्युदंड एकमात्र दंड है? तो इस तरह से ये 14 का उल्लंघन करती है, 21 का उल्लंघन करती है। तो न्यायालय ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के विसंगत मानते हुए इस धारा को आईपीसी से हटा दिया। ठीक है। एक बात और इसी दौरान मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कोई एक आदमी संपत्ति के विरुद्ध अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, वहां वो किसी का मर्डर करते, तो वो गया किसमें? संपत्ति वाले में, संपत्ति किसी अपराध में, और उसने वहां जाके किसी का मर्डर कर दिया, मतलब वो अब आजीवन कारावास भुगत रहा था तो अब उसको मृत्युदंड ही मिलेगा। जबकि ऐसे कई मामले हम लोग देखते हैं जिसमें संपत्ति और हत्या दोनों जुड़े रहते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है कि भाई इसको आजीवन कारावास दिया जाए या इसको मृत्युदंड दिया जाए। ठीक है। तो इस तरह की बात इन दंडों को लेकर थी। मुझे आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई आपको अभी भी डाउट है तो हम इसके लिए बात करेंगे। मैंने 3 वीडियो किए हैं, आप तीनों वीडियो को क्रम से देखो, लेकिन आप उसे देखोगे
तो आपको आपराधिक मानववाद हत्या में कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियरली सारी बातें बेर एक्ट में लिखी हैं, कुछ एग्जाम्पल के से हमने समझा है, और इस तरह से कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं रहेगा।